जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मैं लोकेश सर। आज से मैं 12th के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया हूँ। मतलब आप लोगों को डे टू डे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शॉर्ट टर्म्स में हम आपको 12th की तैयारी करा देंगे। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वे लोग हमसे जुड़े और उन लोगों को हम बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो ऑब्जेक्टिव है, खासकर पोएट्री का ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको आगे चल के वीडियोज में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सब्जेक्टिव मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कमजोर विद्यार्थियों के लिए कि इसमें दो भाषाओं में लिखी हुई रहेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे समरी हो। आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो भाषाओं में लिखा गया है। ऐसे ही दोनों भाषाओं में नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मतलब एक नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे नंबर है ये है 6200319781। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे, इससे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और सबसे खास बात है कि आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगी। तो जो कमजोर विद्यार्थी होंगे उनके लिए पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन रिटन बाय डैश। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, मैं अपने भाषा में उसको बोलूंगा। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को जिसने लिखा है उसका नाम है जॉन डन। जॉन डन ने ही स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को लिखा है। दूसरा है कि जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ पोएट्री। देखिए, पायोनियर का मतलब होता है नेता, प्रणेता, अगुआ या प्रवर्तक, है ना। तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का पायोनियर कहा जाता है। देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री होता क्या है? मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल मतलब होता है फिजिक मतलब फिजिकल वर्ल्ड। वैसी कविता जो सांसारिक दुनिया से परे हो उसे हम मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। तीसरा में कह रहा है कि डैश वाज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जैसे कि ऊपर आप देखे हैं कि जॉन डन क्या थे? पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री थे। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग है, मतलब अलग जगह पे उसको क्या किया गया है, फिल इन द ब्लैंक करने के लिए कहा गया है, बट क्वेश्चन वही है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर जॉन डन को माना जाता है। आगे चलते हैं, 3 नंबर हो गया है, 4 नंबर को देखते हैं। कहता है कि जॉन डन वाज बोर्न इन डैश। जॉन डन का जन्म कब हुआ? तो जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? जॉन डन वाज डाइड इन डैश। तो ये इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। अब ध्यान रखिएगा, 1572 में इनकी जन्म हुई थी, 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इस कभी एक क्वेश्चन आएगा कि जॉन डन किस शताब्दी के पोएट थे, है ना। तो देखिए, देखा जाता है कि जैसे 1572 जो है यह 16वीं शताब्दी का प्रतीक है और ये जो 1631 है 17वीं शताब्दी का प्रतीक है। ठीक है, तो देखा जाता है कि राइटर कौन से शताब्दी में ज्यादा समय जीता है उसी शताब्दी का वह लेखक कहलाता है। तो अगर 1672 लिया जाए, अगर लिया जाए तो 17वीं शताब्दी आने में 28 साल बाकी है। ठीक है, और इसमें 17वीं शताब्दी में ये 31 साल जी चुके हैं, है ना। अब इसके हिसाब से ज्यादातर जीवन इनके किसमें है? 31 साल में है, यानी 17वीं शताब्दी में है, तो 17वीं शताब्दी के लेखक हो जाएंगे। हो सकता है कि 5-7 साल कम भी होता है, तो भी कोई व्यक्ति जन्म लेकर डायरेक्ट राइटर बनता नहीं, उसको 16 साल 20 साल लग जाते हैं। तो ऐसे भी 28 में से 16 साल भी अगर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मात्र 12 साल बचेंगे। और इधर 12 साल हुए, इधर 31 साल हुए, है ना। तो जाहिर सी बात है इनको 17वीं शताब्दी का लेखक कहा जाएगा। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। हम आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि ही वॉज बोर्न इन डैश। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था कि लंदन में हुआ था कि अमेरिका 2 बार आ गया है, चाइना में हुआ था, तो इनका जन्म लंदन में हुआ था। कह रहा है कि दैट टाइम इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी डैश।
इसका आंसर होगा कैथोलिक। देखिए जॉन डन जो थे वो कैथोलिक धर्म के थे और उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म के विरुद्ध में मूवमेंट चल रहा था, मतलब उनके विरुद्ध में कड़े मूवमेंट चल रहे थे, उनके विपक्ष में आंदोलन चल रहे थे। तो अगर देखा जाए तो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी छोड़ना पड़ा था अपने धर्म के कारण, है ना। इसमें बहुत डिटेल चीजें हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो ये कैथोलिक धर्म के थे। और 8 में कह रहा है कि ही स्टडी लॉ एंड रीड दैट्स। देखिए जब इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा तो इन्होंने 2 चीज की पढ़ाई की, एक लॉ की पढ़ाई की, एक थियोलॉजी की पढ़ाई की। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। तो इन्होंने 2 चीजों की पढ़ाई की। क्या चीज की पढ़ाई की? लॉ और थियोलॉजी। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए। 9 नंबर में है कि ही पार्टिसिपेटेड इन डैश नेवल एक्सपेडिशंस। नेवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है समुद्री यात्रा या नौसैनिक अभियान, इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने 2 समुद्री यात्रा या 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया था, इनके जीवनी में लिखा गया है। He was briefly sent to dash for secretive marrying his patroness niece। देखिए उनको अपने संरक्षण के भतीजी से चुपचाप यानी गुप्त रूप से विवाह करने पर उन्हें थोड़ी समय के लिए डैश में भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो जेल में भेजा गया। हालांकि देखिए ये किताब में नहीं लिखी हुई है, इनके बारे में जब आप पढ़िएगा डिटेल तो आपको पता चलेगा कि इनको बाद में इनके शादी को वैध करार दिया गया था, मतलब लीगल करार दिया गया था कि हाँ इनकी शादी ठीक है, गड़बड़ नहीं है, तो कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। अगला है 11 में इन डैश डन पार्टिसिपेटेड डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च का इनको पादरी के रूप में, है ना, कब दीक्षा स्वीकार किया इन्होंने 1615 ईस्वी में एंग्लिकन चर्च के पादरी का दीक्षा लिया। यानी पहले तो राइटर थे, बाद में ये प्रीचर बन गए। प्रीचर मतलब लोगों को संदेश देने लगे, संवाद देने लगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे हिंदुओं में होता है कि वो मठ के मालिक हो जाते हैं, मठ के मठाध्यक्ष हो जाते हैं, मौलवी लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद के हो जाते हैं, मतलब देख रेख करने वाले हो जाते हैं, उनके पुजारी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से इनको 1516 में इन्होंने एंग्लिकन चर्च, नाम क्या था चर्च का? एंग्लिकन चर्च के ये पादरी बने यानी फादर बने, उसकी दीक्षा इन्होंने ले ली। अगला कह रहा है 12 में एट द एज ऑफ डैश डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। देखिए इनका जन्म जो हुआ था तो उसके बाद में अगर देखा जाए 1615 तक तो कुल 42 साल होते हैं। यानी जब इनकी उम्र 42 साल की थी तब इन्होंने क्या कर लिया? एंग्लिकन चर्च की मतलब दीक्षा स्वीकार कर ली। डन ब्रोक कंप्लीटली डैश ट्रेडिशन। इसका आंसर होगा पेटार्कन। इसको बहुत लोग पेटार्चन पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको पेटार्चन भी पढ़ सकते हैं और पेटार्कन भी पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्या था कि देखिए मान लीजिए कि किसी युग में किसी काल में बहुत अच्छे लेख लिखे गए हों, तो पेटार्क नामक एक राजा थे, उनके शासन काल में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई थी। लेकिन उनसे भी ज्यादा, उनके काल से भी ज्यादा अच्छी कविताएं किसने लिखी? जॉन डन ने लिखी। और जॉन डन ने जब उससे बढ़िया लिखा तो इसका मतलब है कि उस परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया। जैसे कोई व्यक्ति 200 रन बनाता है एक पारी में, अगर कोई 201 रन बना लेता है तो उसके रिकॉर्ड को तोड़ देता है। यानी जॉन डन ने भी क्या किया कि पेटार्कन रिकॉर्ड को, पेटार्कन ट्रेडिशन को उन्होंने उससे अच्छा लिखकर तोड़ दिया। फिर कहता है डन बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। जॉन डन जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? हम आपको पहले ही बताया कि 17वीं शताब्दी से ये बिलोंग करते हैं। 15 में कह रहा है कि डन इज वेल नोन फॉर हिज डांस। डन किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए वो गाना भी गाते थे यानी सॉन्ग भी लिखते थे, सरमन मीन्स प्रवचन भी करते थे, क्योंकि चर्च के पादरी थे तो प्रवचन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जो मंदिर में जो क्या बोलते हैं मठाध्यक्ष होते हैं प्रवचन भी देते हैं, तो इसी उसी प्रकार से चर्च के पादरी थे यानी चर्च में देख रेख करने वाले पुजारी थे तो प्रवचन भी देते थे। सटायर एंड इलेजीज, ये व्यंग भी लिखते थे और शोक गीत भी लिखते थे, ये सोनेट भी लिखते थे। इसीलिए इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ई एंड डैश। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है? इसको लिरिक कहा जाता है, याद रख लीजिएगा यह लिरिक है। हम आप लोगों को बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि लिरिक क्या होता है। लिरिक एक प्रकार का गीत को कहते हैं,
सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है और बैलाड क्या होते हैं, है ना। हम आगे आपको इसके बारे में बतलाएंगे, अगले वीडियो में बतलाएंगे ये सब इसके बारे में। 17 में कह रहा है कि दिस पोएम हैज बीन एड्रेस्ड टू पोएट्स डेंस, यह कविता स्पेशली किसके लिए लिखा गया है। तो यह कविता जो स्पेशली लिखा गया है, देखिए कविता का भाव व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो भाव में, इस कविता में भाव में पत्नी भी हो सकती है और प्रेमिका भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रेमिका से ही शादी किया था, धोखा हो गया इनके साथ, प्रेमिका से शादी कर कर इन्होंने इनकी प्रेमिका इनको धोखा दे दी, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। या कह सकते हैं दिस पोएम हैज बीन एड्रेस्ड टू डैश, जिसे दो भाषाओं में लिखा गया था, लिखा गया है कि यह कविता कवि की डैश को संबोधित की गई है, यानी वाइफ या बिलवेड, पत्नी या प्रेमिका को संबोधित की गई है। आप पत्नी भी लिख सकते हैं, प्रेमिका भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, या इसी प्रकार से स्लैश देकर ऑप्शन में रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डन बिलोंग टू डैश रिलीजन, आपको बता दिया गया है पहले ही कि जॉन डन जो थे वो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से एक धर्म होता है, वो धर्म का नाम है कैथोलिक। और जो हमारे कवि थे जॉन डन साहब, वे कैथोलिक धर्म के थे। आगे चलते हैं कि डन हैड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली थी, उसके पहले ही इनको अपने धर्म के कारण क्या छोड़ना पड़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। देखिए इनको डिग्री मिल जाती, लेकिन डिग्री इनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसमें एक शर्त था कि जो कैथोलिक लोग हैं उनके विरुद्ध में तो मूवमेंट समय चल ही रहा था। तो एक था कि ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेना था, रानी के सामने शपथ लेना था। तो राइटर खतरा राइटर था, ये किसी का बात नहीं मानता था, है ना, बदमाश ही बहुत थे। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम शपथ नहीं लेंगे, तो कहा, उधर से कहा गया कि ठीक है आप शपथ नहीं लेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेंगी, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ेगा। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। 20 में कह रहा है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश हिज बिलवेड, कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो या आई डू नॉट गो में कभी अपनी प्रेमिका से डैश है, क्या है, तो वो उदास है। उदास क्यों है, इसके पीछे कारण है। जब कभी नेवल एक्सपीडिशन पे जाना चाहता है, यानी समुद्री यात्रा पर जाना चाहता है, नौसैनिक अभियानों पर जाना चाहता है, तो इनकी प्रेमिका या पत्नी इनको रोक रही है कि तुम मत जाओ, तुम रुको। तो कभी इनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं वहां जा रहा हूं तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, है ना, मुझे कोई और लड़की या औरत मिल जाएगी, है ना, वो समझा रहे हैं, वे भी बता रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे ही प्रेम करता रहूंगा, और मेरे पास जो पावर है इतनी तीव्र गति से आने की कि मैं सूर्य से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि सूर्य के पास तो कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मेरे लिए तो तुम हो, तुम इंतजार कर रही हो, इसीलिए मैं सूरज से तीव्र गति से यात्रा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये समझा रहे हैं, लेकिन समझती कहाँ है सब, है ना। तो इसीलिए वे उदास हैं। जॉन डन इज अ डैश पोएट, जॉन डन एक डैश कवि है। तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर है, मतलब नेता है, प्रणेता है, अगुआ है या प्रवर्तक है, तो उनको मेटाफिजिकल पोएट्री के नेता कहा जाता है, यानी वे एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। 22 में कह रहा है कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। देखिए उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यस्टर नाइट का। यस्टर नाइट का मतलब होता है यस्टरडे, यस्टरडे नाइट, है ना, नहीं कल रात। सूरज जब कभी समझा रहे होते अपने प्रेमिका को तो कहते हैं कि देखो सूरज कल यहाँ डूबा था, आज फिर यहाँ उग गया है, देखो उसके पास न कोई इच्छा है न ही उसके पास कोई कारण है, फिर वो समय से आ रहा है, उग रहा है, डूब रहा है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो इच्छा है, कारण है, तुम हो मेरे लिए, इसीलिए मैं जल्द ही यात्रा करके चला आऊंगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यस्टर नाइट सही हो जाएगा, नहीं यस्टर सही हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है कि मेंस पावर इज डैश। देखिए उस कविता में एक वर्ड की चर्चा की गई है फीबल, लेकिन कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है तब उसमें वीक दिया गया है, ऑप्शन में वीक दिया रहता है। तो देखिए फीबल का दूसरा मीनिंग जो होता है वीक होता है। फीबल का मतलब भी होता है कमजोर, है ना, जब कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है उसका मीनिंग वीक भी हो सकता है, ठीक है। 24 में कह रहा है कि जॉन डन wants to go away because he is not tired of his dance. जॉन डन
जाना चाहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका से, क्योंकि वे अपने डैश से नहीं उबे हैं, यानी अपने प्रेमिका से नहीं उबे हैं, है ना। उसमें इनकी प्रेमिका या वाइफ की चर्चा होगी। बार बार मैं बता रहा हूं कि उसमें इनकी प्रेमिका या वाइफ की चर्चा होगी। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको पूरा का पूरा नोट्स चाहिए दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनके पास पहुंचेगा, वो भी अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा। मैं सबके पास पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। या वो लिंक में हो या वो पीडीएफ फॉर्मेट ऐसे हो, वो हमें मैसेज करेंगे, मैं उनके मोबाइल पे भेज दूंगा, ठीक है। अगला है 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है कि द पोएट इन द पोएम सिटीज लवर डोंट गो फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस। कहता है कि कवि जो है सिटीज लवर डोंट गो में जो कवि मानते हैं कि डैश बहुत निराशाजनक है ना। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैन जो होता है बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है कि मनुष्य ऐसा चीज है जो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मतलब होपलेस यानी आशाहीन हो जाता है। अगला है कि जन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जन डन का मानना है कि डैश निश्चित है। तो इसमें देखिए बर्थ, वर्क, डेथ, मैन, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि हम सही मानते हैं कि डेथ जो है निश्चित है, मृत्यु जो होती है वो निश्चित होती है। अगर आप जन्म लिए हैं तो मरना बिल्कुल तय है ना। तो ये 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन थे। मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा और आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।